हिंदी की विविधतापूर्ण कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गुजराती की प्रतिष्ठित लेखिका हिना मोदी जी की लिखी हुई हिंदी कहानी गर्भपात। तो शुरू करें कहानी गर्भपात। मुंबई के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर कक्षा भट्ट ने मैडम बिल्लो को फ़ोन किया और कहा, मैडम, मेरी 12 साल की बेटी पर्णिका को वेजाइनल एजेनेसिस है। आपको उसकी काउंसलिंग करनी होगी। भले ही मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बेटी का सामना अकेले नहीं कर सकती। प्लीज़ हेल्प मी। मैडम बिल्लो को एक पल में पूरी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने 2 दिन बाद सूरत के डुमस बीच पर शाम 4 बजे मिलने के लिए कहा। डॉक्टर कक्षा भट्ट बेटी पर्णिका के साथ नियत समय और स्थान पर पहुंच गई। सख्त समय पालक मैडम बिल्लो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। मैम बिल्लो एक नाजुक सुडौल 12 वर्षीय लड़की पर्णिका को देखकर कांप उठी, मानो उसके चेहरे पर सनसनी की तीव्र लहर दौड़ गई हो। उसने माँ और बेटी दोनों के सिर पर हाथ रखा। डॉक्टर कक्षा को दिव्य अनुभूति हुई, जैसे कि उनको कोई दिव्य शक्ति सहायता करने को आ गई हो। डूमस के प्रसिद्ध चाय पकौड़े की मौज उठाते हुए थोड़ी औपचारिकता के साथ मैडम बिल्लो ने अपनी कहानी की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आज से 45 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। 3 भाई बहनों में बिल्लो मझली, प्रभावक मुस्कान और चश्मे बद्दू रूप वाली में। बिल्लो बचपन से ही देखती आती थी कि मेरे प्रति परिवार के सदस्यों का रवैया मेरे अन्य भाई बहनों से अलग रहता था। मेरी छोटी बहन से कहा जाता था, तुम एक लड़की हो, तुझे ऐसे ही उठना बैठना, वैसे ही बोलना चालना है। उसके खेलने के लिए गुड़िया लाई जाती थी। मेरे बड़े भाई को कहा जाता, तू लड़का है, तुम बहादुर हो, तुम रो नहीं सकते। बाहर के काम भी उसे ही सौंपे जाते हैं। उसको खेलने के लिए कार, इलेक्ट्रिक गैजेट्स आदि लाया जाता था। लेकिन मेरे लिए, बिल्लो के लिए कुछ खास नहीं। मैं जो खेलना चाहूँ खेलूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ जाऊँ, मेरी मर्जी मेरे से रहती थी। कभी कभी मेरे बचकाने मन में मासूम सवाल उठते, मुझे कोई क्यों नहीं रोकता, मुझे डांटता क्यों नहीं, मुझे निर्देश क्यों नहीं दिए जाते। लेकिन एक बच्चे की तरह मैं इसे भूल जाती और अपनी गतिविधियों में व्यस्त हो जाती थी। वैसे ही मैं बिल्लो 7वीं कक्षा में आई। आमतौर पर लड़कियों और लड़कों को एक साथ असेंबली हॉल में ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन हमारे क्लास टीचर ने कहा, आज शहर के एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ का सेमिनार है, तो लड़कियां असेंबली हॉल में जाएंगी और लड़के खेल के मैदान में जाएंगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बिल्लो, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। मुझे उस दिन अपने क्लास टीचर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस दिन मेरे मन में बवंडर की तरह कई सवाल कौंध रहे थे। हालांकि मैं लड़कियों और लड़कों दोनों के प्रति समान रूप से आकर्षित थी। मैं खेल के मैदान में गई, मैं खेल में तल्लीन हो गई। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे शक हुआ कि मेरे दोस्त चुपके से मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। घर जाकर मैंने अपनी दादी को स्कूल में हुई घटना के बारे में बताया, लेकिन हमेशा की तरह मैं उनकी दर्द भरी आंखों को समझ नहीं पाई। अगले दिन विज्ञान शिक्षक ने ऋतु चक्र के बारे में पढ़ाया। मैं बहुत उत्सुक होने लगी थी। साथ ही उस साल ऐसा लगा जैसे क्लास में हद हो गई हो। बार बार मेरी दोस्त ब्लीडिंग की बात कर रही थी। कभी कभी अगर किसी सहेली के यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे होते तो महिला शिक्षक हमारी कुछ मदद करती। घर पर भी मेरी माँ और बहन एक दूसरे से फुसफुसाती थीं कि पीरियड्स आ रहे हैं, इसलिए किसी को छूना नहीं, प्रसाद नहीं खा सकते, मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं बताता था। इस तरह मैंने अपने 14 वर्ष पूरे किए। मुझे तरह तरह की जिज्ञासा होती रहती थी। मैंने गूगल पर खोज की और ऋतु चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे तरह तरह के विचार आते रहते थे। मैं अक्सर खुद को चेक करने बाथरूम जाया करती। आईने में मेरे शरीर को देखती, घंटों ख्यालों में खोती रहती। मेरी माँ और दादी मेरे इस तरह के व्यवहार को नोटिस करती थीं। वे गूंगी आंखों से बातें करते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहती थी। मैं उसकी आंखों की अनजान भाषा को पहचानने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सुबह चाय की मेज पर घर के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बिल्लो ने अनायास ही बोल दिया, माँ, सभी लड़कियों की तरह मैं पीरियड में नहीं आती हूँ, मुझे पीरियड्स नहीं आते। मैंने पढ़ा है कि ऐसी कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माँ, मेरी आज स्कूल में छुट्टी है, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएं?
इन शब्दों के साथ मेरी माँ के हाथ से चाय भरा पतीला फिसल गया। चाय के साथ माँ भी फर्श पर गिर गई। टेबल से उठकर मेरे पिता बाहर चले गए। उस दिन मैं बहुत डर गई, साथ ही मेरी जिज्ञासा और तेज हो गई। कुछ भी समझ में नहीं आने पर मैं बेचैन हो गई थी। पूरे दिन घर में सन्नाटा सा छाया रहा। देर रात पापा शराब पीकर घर आए। उस दिन घर में वो पहली बार हुआ था। माँ भी पूरे दिन अपनी आंखें पोंछती रहीं। दादी रोज की तरह मुझे दर्दनाक निगाहों से देखती थीं। उस दिन घर में भूचाल के बाद के झटके जैसी दयनीय और भयानक स्थिति ने आकार ले लिया था। उस रात दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और दया और दर्द से भरी आंखों से मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही थीं। मैंने गुस्से से कहा, कोई बताएगा कि क्या चल रहा है? कलेजे पर पत्थर रखकर दादी बड़ी सांस भरकर अपनी आंखें बंद करके बोली, बेटा बिल्लो, तुम किन्नर हो, और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन दादी ने अपने हृदय के सारे बांध तोड़ दिए और फूट फूट कर रोईं। मैं दंग होकर उन्हें अनिमेष देखती रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। दादी भगवान को डांटती रहीं और कभी खुद की या पितरों के कुछ बुरे कर्मों का फल बताती रहीं। मुझे जोर से झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। दादी ने मुझे रोने के लिए जिद की और हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर पूरे जन्म का उस दिन एक साथ रो लिए। यौवन काल में प्रवेश करने के उछलते सपनों का गर्भपात उसी दिन हो गया था। देर रात होते मेरी आंखें निंदिया गई थीं। मैं सूर्योदय से पहले सहसा जागी, स्नान किया और सूर्य नारायण के दर्शन किए और एक नई ताजगी और जोश के साथ एक नया जीवन शुरू किया। बिल्लो ने एक नई उमंग के साथ, एक अनोखे आत्मविश्वास और खुशी के साथ कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 96% के साथ केंद्र में पहला स्थान हासिल किया था। 10वीं कक्षा की लंबी छुट्टी के दौरान मैं अपनी फूफी के घर गई थी। मेरे फूफा ने मेरी प्यारी जवानी पर झपटने की कोशिश की। मैं समझ गई थी, चूंकि परिवार के ही पुरुषों की ओर से ऐसी बिना और दुर्घटनाएं अक्सर होने से मेरी भावनाओं और उर्मियों का बार बार गर्भपात हुआ था। जिस उम्र में लड़कियां सज धज कर मौज मस्ती करती थीं, उस उम्र में मैं जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ लोगों ने मेरे सामने मेरी आलोचना की और कुछ लोगों ने मेरे लिंग को लेकर मेरे पीठ पीछे की। उस समय मैं अपनी कच्ची उम्र और नासमझी के कारण खुद को बौना समझने लगी थी। मैंने 11वीं कक्षा में विज्ञान में प्रवेश लिया, लेकिन लड़कों और लड़कियों के दोनों समूहों ने मेरी उपेक्षा की, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। करीब 1 महीने तक मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन मेरा पढ़ाकू स्वभाव आगे पढ़ने को प्यासा था। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने मुझे घर पर कला विषयों के बारे में सिखाना शुरू किया। मैंने फिर से उत्साहपूर्वक पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने एक्सटर्नल परीक्षाओं में एमए पास किया, फिर पीएचडी भी की। इस पढ़ाई के दौरान मेरा परिचय एफबी पर एक मित्र से हुआ। हमारी अकादमिक दोस्ती रोमांस में बदल गई। मैंने शुरू से उसे अपने वजाइनल ओजेनेसिस के बारे में स्पष्ट कर दिया था, लेकिन हमारा अंतरंग प्रेम चरम सीमा की अनुभूति तक पहुंच गया था। मेरा दोस्त मुझे अक्सर मिलने के लिए बाहर बुलाता था और हमें ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। साथ फिल्म देखने जाते थे, मेले में चकडोल का मजा लूटते थे, कभी मॉल की बेंच पर तो कभी डूमस के समुद्र तट पर हाथ पकड़कर प्यार की बातें करते थे। मेरे दोस्त को मेरी कमियों से कोई निस्बत नहीं थी, वो तो सिर्फ मेरे दिल से प्यार करता था। मैं अपने लिए उसकी चिंता की वजह से खुद को महफूज समझती थी। एक गहरी सांस लेते हुए बिल्लो फिर बोली, मैंने कई बार उसके नाम की मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई है। उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण मैं उनकी ओर अधिकाधिक झुक रही थी। हमारी मासूम मोहब्बत को दुनिया पचा नहीं पाई और हम बदनाम हो गए। मेरी दादी ने मेरी आंखें पढ़ीं। मेरे चेहरे की शर्म उनसे छुपी नहीं थी। एक दिन उसने मेरे दोस्त को घर बुलाया। मेरी दादी ने बिना किसी ऐसी तैसी बातों के तुरंत मेरी कमियों का उसके आगे खुलासा कर दिया। मेरे दोस्त ने विनम्रता से कहा, दादी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्लो के दिल को अपने स्वस्थ दिलो दिमाग से प्यार करता हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मैं बहुत स्पष्ट और दृढ़ हूँ। दादी माँ उससे प्रभावित हुई थीं। दादी माँ ने आगे बढ़कर कहा,
इस प्यार का कोई भविष्य नहीं है, इस प्यार का कोई नाम नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ एक बंधन बनकर रहेगा। लेकिन दादी की इन बातों से मेरा दोस्त बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उनके दृढ़ निश्चय को देखकर दादी ने चुपके से पलक झपकते ही हमारे प्यार पर मुहर लगा दी। उसके बाद हम खुले आसमान के नीचे खुले दिमाग से एक दूसरे का साथ देते थे। हमारा पीएचडी भी साथ ही पूर्ण हो गया था। उसे कॉलेज में नौकरी मिल गई, लेकिन मुझे हर जगह से तिरस्कार मिला। मुझे किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी पास नहीं दिया गया। अपने पैरों पर खड़े होने और स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा का पूरी तरह से गर्भपात हो गया था। एक तरफ हमारे रिश्ते को लेकर पूरे समाज में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। उसके माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। मैं कुछ दिनों तक डिप्रेशन में रही। फिर अचानक मुझे वो ऊर्जा मिली कि मैंने अपने दोस्त को एक ही झटके में छोड़ने का फैसला किया। मेरे पास अपने गुमनाम प्यार को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त ये फैसला मानने को तैयार नहीं था। मैंने मन बना लिया और बिना किसी से कुछ कहे संसार छोड़कर किन्नरों के किले में दाखिल हो गई। उस समय फिर से मेरे हाथों से मेरे दिल से उठती हुई भावनाएं, प्रेम की ग्रंथियां मेहंदी के बढ़ते लाल रंग का गर्भपात कर दिया। मैंने खुद को कब्र में दफना लिया, मानो मैंने अपने हाथों से अपनी आत्मा का पूरी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया हो। मैंने किन्नरों के रीति रिवाजों और परंपरा को स्वीकार किया। शुरू में जब किसी यजमान के यहाँ बोनी लेने जाते तो मुझे बेशुमार दर्द होता था, पर उसका कोई इलाज नहीं था। शादी के हॉल में शहनाई की गूंज सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाती थी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी देखकर मेरा दिल प्यार से भर जाता था। मैंने अक्सर शादी करने की अपनी इच्छा को निरस्त कर दिया था। मन बहलाने को मैं बगीचे में जाती या टहलने जाती या समुद्र तट पर बैठी रहती। हर जगह कपल्स को देखकर मेरा दिल रो उठता था। हर घड़ी हर पल मैं अपने दोस्त के लिए टेडली हूँ। दिल टूटने के दर्द से मैं खुद को समेटना सीखने लगी। कभी कभी मैं अपनी दादी से चुपके से मिलाती थी। मुझे अपने दोस्त के पागल हो जाने की खबर मिली थी, लेकिन मैंने अपने दिल के चारों ओर एक लोहे की दीवार बना ली थी। कभी किसी के घर बच्चे की बधाई लेने जाते थे तो कई बार कोख के वजन को महसूस करने का मोहक आनंद मैंने महसूस किया है। बच्चे को देखते ही मेरी ममता उमड़ती है, मेरा सीना भारी हो जाता है। वो दर्द, वो तड़प मैं एक मुस्कान के साथ दिल के किसी दुर्गम अनजान कोने में ढकेल देती हूँ। ऐसे नवजात बच्चों को खुश रहने का आशीर्वाद देती हूँ, दुल्हन को आशीर्वाद देती हूँ। मुझे अक्सर प्रश्न होता है कि जिस समाज के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अच्छा आशीर्वाद देते हैं, वो समाज हमें क्यों तिरस्कृत करता है, हमारी मजाक क्यों उड़ाते हैं। अरे इज्जत का तो ठीक, सीधे हमारे स्वाभिमान पर सवाल क्यों कर लेते हैं। बात करते करते वे तीनों समुद्र तट पर बहुत दूर तक चले गए। तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और बिल्लो बोली, यह जगह मेरे एकांत का पर्याय है। मैं यहाँ घंटों कर्म की गति, कर्म की नीति, कर्म की रीति पर सोचती रहती हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि किसी भी स्थिति का एक ही समाधान है, स्थिति को समझकर उसको स्वीकार करना और जीवन में आगे बढ़ना। डॉक्टर कक्षा को लगा कि मैडम बिल्लो बहुत परिपक्व हैं। समझदारी के सातों सुर उसके दिल में बांसुरी बजा रहे हैं। भावनाओं की मझधार में उर्मियों की आवाज़ लहरों से खेल रही है। दुख, दर्द, विलाप जैसे तड़पन के शिखर तक पहुंच रहा है और उनके आभा मंडल को ढक रहा है। उन्होंने कोई चमकीली नदी के बीच अपनी महत्वाकांक्षाओं की कश्ती छोड़ रखी है। उन्होंने अपने जीवन के सीमित तालाब में लहराते हुए सूखे पत्ते के साथ अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। वो जीवन भर भावनाओं, ऐषणाओं, इच्छाओं, लालसाओं, जुनून के बार बार गर्भपात होने से अब वे सहनशीलता और समझ की देवी बन गई हैं। डॉक्टर कक्षा ने अपने दोनों हाथ क्षितिज की ओर उठाकर प्रार्थना की, हे परम कृपालु भगवान, मेरी पर्णिका पर ऐसी तेज दिव्यता अर्जित करें। मैडम बिल्लो ने अपना दिव्य हाथ पर्णिका के सिर पर रखा और कहा, बेटा, हमारा समय अशिक्षितों का वक्त था, लोगों की समझ कम थी, मुझे हिम्मत देने वाला कोई हिम्मत वाला नहीं था। लेकिन बेटा, आप बुद्धिमान हैं, आपका परिवार भी सपोर्ट करता है, आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। माता जी की असीम कृपा आप पर बरसे। पर्णिका अनिमेष
क्षितिज की ओर देखती रही। अभी आप सुन रहे थे हिना मोदी जी की लिखी हुई कहानी गर्भपात। हमारे समाज के एक वर्ग की हृदय की व्यथा जिसके लिए वो नहीं ईश्वर उत्तरदायी हैं। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।